हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएचएम का सेकेंड शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं। इस शॉर्ट नोट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं एंगुलर एसएचएम, फिर एनर्जी ऑफ एसएचएम आपका आ जाएगा। उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा कि अगर हम लोग दो एसएचएम को कंबाइन करते हैं तो उसको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन आएगा और लास्ट में आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन है। तो इन टॉपिक्स को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एंगुलर एसएचएम से। तो एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, मेनली इसमें आपके पेंडुलम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम लोग लीनियर एसएचएम करने का मतलब ये होता था कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में या किसी एक लाइन की तरफ मूव करती थी। अब एंगुलर एसएचएम में क्या होगा कि पेंडुलम आपका स्विंग करेगा और किसी एंगल में स्विंग करेगा। तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो एंगुलर एसएचएम की शुरुआत ऐसी होती है कि इसमें हम लोग को प्रूव करना होता है। लीनियर एसएचएम में आपका जो फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होता था, तो इसमें आपका जो टॉर्क होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, -θ। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपका थीटा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स निकालते थे। यहाँ पर जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा होगा। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर एसएचएम में डील करते हैं। सारे तरीके वही होते हैं लीनियर एंगुलर के। तो मैंने यहाँ पर मेनली आपको यहाँ पर एंगुलर पढ़ना होता है, तो मैंने यहाँ सिंपल पेंडुलम दिखाया है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π/L/g। जो L है आपका जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है, जी आपका ग्रेविटी हो गया यहाँ पर का। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि आपको बार बार यूज आता रहेगा। थीटा एक बात याद रखना है कि सिंपल पेंडुलम जो होता है, ये जो टाइम पीरियड आपका लिखा गया है, ये तभी वैलिड है, ये जो इक्वेशन है एसएचएम का तभी आता है जब ये थीटा छोटा हो। आप जो पेंडुलम है उसको आप छोटे एंगल में स्विंग करें। ऐसा नहीं कि आप 30 डिग्री तक आप स्विंग कर रहे हैं। छोटे एंगल करने का मतलब आपका 10 डिग्री 50 डिग्री यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। तो उस केस में हम लोग टाइम पीरियड 2π/L/g बोल सकते हैं और उसको हम लोग एसएचएम बोलेंगे। लेकिन अगर वही थीटा बड़ा हो गया तो एसएचएम नहीं होकर वो एक ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस किया था एसएचएम के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है, एसएचएम को अभी मॉडिफाई करेगा, मतलब ये कि पेंडुलम को अभी मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई इस तरह से करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पेंडुलम इनसाइड द बॉक्स मैंने बोल दिया है। इनसाइड द बॉक्स इनसाइड द लिफ्ट बोले बात बराबर है। तो अगर ये सोचिए कि अगर लिफ्ट है, जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड जो होता है t इज इक्वल टू 2π/L/g जो आप बोलते थे, यहाँ पर g+a हो जाता है। क्योंकि आपका अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट होता है तो हम लोग जी इफेक्टिव यूज करते हैं। जी इफेक्टिव ऊपर जाने के केस में आपका g+ हो जाता है। वही अगर आपका लिफ्ट नीचे जाए तो आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/L/g से हो जाएगा। आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि g का वैल्यू घट जाएगा आपका। तो आपको इस तरह से डील करना है। तो ऊपर नीचे आने का केस हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी तीसरा केस ये है कि अगर कोई कार में आपका पेंडुलम है और उस कार को हम लोग एक्सीलरेट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। तो आपको पता है कि जैसे अगर किसी चीज को एक्सीलरेट करते हैं तो आपका कोई भी अगर पेंडुलम है, ऐसा मान लीजिए कि हैंग कर रहा है, तो स्विंग होकर ऐसे हो जाता है, टिल्टेड हो जाता है। तो इस केस में जो पेंडुलम है, आपका जो पेंडुलम है वो इस पोजीशन के अबाउट आपका स्विंग करेगा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो एसएचएम करेगा। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो इस केस में जी इफेक्टिव होता है वो ए आपका इस डायरेक्शन में होता है, जी इस डायरेक्शन होता है। तो जी इफेक्टिव आपका होता है g² + a²। दोनों का रिजल्टेंट जो आता है इस तरह से आता है कि आपका ए हॉरिजॉन्टल है, जी आपका वर्टिकल है। रिजल्टेंट निकालेगा तो आपका √g² + a² आएगा कुछ इस तरह से। आपका a इस तरह से है, g इस तरह से है, रिजल्टेंट जो आएगा √g² + a²। तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल होने के केस में इतना जी इफेक्टिव होता है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/L जो जी इफेक्टिव हो चुका है, g² + a² हो चुका है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि मान लिया जाए कि हम लोग g को ऐसे नहीं चेंज कर इस केस में हम लोग एक्सीलरेट किया करते थे, लेकिन अब हम लोग एक्सीलरेट नहीं कर ऐसा मानिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका पेंडुलम है स्विंग कर रहा, तो ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑन कर दिया और पेंडुलम पे मान लिया कि जो बॉब है उस पे मैंने कोई चार्ज पॉजिटिव रख दिया। तो चार्ज अगर आप इस पे रखा हुआ है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया है, तो क्या होगा कि इस पेंडुलम पे, जो ये पेंडुलम है आपका, इस पेंडुलम पे एक डाउनवर्ड फोर्स QE लगेगा। तो आपका जो नेट फोर्स हो चुका है वो mg + QE। तो g इफेक्टिव आपका हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास आप करेंगे तो नेट फोर्स आपका हो गया mg + QE और नेट मास जो हो जाएगा आपका, तो g इफेक्टिव बोलूंगा
mg प्लस QE नेट फोर्स बाय नेट मास m। तो आपका m कैंसिल हो जाएगा, QE बाई m सेकेंड टर्म में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होता है आपका 2 पाई अंडर रूट L बाई G फैक्टर जो हो गया m यहाँ कैंसिल हो गया, G प्लस QE बाई m, G प्लस QE बाई m आपको हो चुका है। तो इस केस में टाइम पीरियड आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू डिनोमिनेटर आपका बढ़ चुका है तो टाइम पीरियड आपका घट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की। तो एनर्जी ऑफ ए सिस्टम सिंपल सी बात है कि अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रिलेट करना चाहूँ जो कि सबसे आसान होता है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से अगर मैं रिलेट करूँ तो पोटेंशियल आपका हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो रहता है आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट होता है, एसएचएम में आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, वही टोटल एनर्जी ही आपका किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में, और किसी पॉइंट पे आपका दोनों के बीच होता है, मतलब कुछ पार्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी में होगा, कुछ पार्ट आपका काइनेटिक एनर्जी में होगा। तो टोटल एनर्जी ही आपका डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक्चुअली ये भी आप देख सकते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर सबको पता होता है स्प्रिंग में, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी आपका मैक्सिमम जो होता है हाफ के ए स्क्वायर, उसमें से आप पोटेंशियल एनर्जी को घटाइए तो आपका आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों वैल्यू आपको ध्यान रखने हैं। ग्राफ जो होता है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर का ऐसे होता है, काइनेटिक एनर्जी आपका कुछ इस तरह से होता है और इसलिए रिवर्स होगा उसके। जो टोटल एनर्जी दोनों का समेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आप माइनस ए से प्लस ए पे कहीं पे ही चले जाए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में आप कहीं पे ही चले जाए, थ्रू आउट द एम्पलीट्यूड थ्रू आउट द मोशन, टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट ही होगा। वही पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ता है एक्स के साथ, जैसे से आप एम्पलीट्यूड जैसे से आप मीन पोजीशन से दूर जाएंगे पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, जैसे से आप मीन पोजीशन के नजदीक आएंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो काइनेटिक आप देखिए यहाँ पर आपका मीन पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाईएस्ट है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लोएस्ट है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे। तो इस बात पर ध्यान रखिए। और हम लोग बात करते हैं कि टाइम पीरियड, तो देखा तो एनर्जी का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज t/2। अगर आपका सिस्टम का टाइम पीरियड t है, मान लिया कि जो पार्टिकल आपका सिस्टम कर रहा है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो जो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिस टाइम में वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपना एक साइकिल पूरा कर लेगा वो होगा t/2, मतलब 1 सेकेंड, आधा होता है आपका टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी अगर टाइम पीरियड आपका आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी दोनों का दुगना हो जाएगा, राइट। टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपका आधा होता है, फ्रीक्वेंसी दुगना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। टोटल एनर्जी थ्रू आउट द स्टेज थ्रू आउट द मोशन आपका कांस्टेंट रुकने वाला है, क्योंकि एसएचएम में आप हम लोग आइडियल केस में आपका एनर्जी का लॉस नहीं मानते हैं, तो बात को आपको ध्यान रखना है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये आपका काफी यूजफुल टॉपिक है, या आपका एसएचएम हो या वेव हो, सारे में क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाते हैं, साथ ही साथ एसी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, तो पहला मैंने टाइप लिया, यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 5 टाइप हैं। तो फर्स्ट टाइप में आपको क्या बोलेगा कि 2 एसएचएम है, x1 a1 sin ओमेगा t, x2 है a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ देखिए तो मैंने दोनों को x लिखा है, मतलब दोनों जो पार्टिकल हैं वो x डायरेक्शन के अराउंड ही मूव कर रहे हैं, x1 x2 आपका लिखा हुआ है। तो दोनों पार्टिकल आपका x डायरेक्शन के अराउंड मूव करेंगे, तो आपसे पूछता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा एसएचएम का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको फॉर्मूला याद रखना है कि a is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड। हाँ, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi आपका एग्जैक्टली वेक्टर की तरह आपका होता है, ये बिहेव करता है। तो और फिर दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो tan डेल्टा जो होता है, जो रिजल्टेंट एसएचएम उसका फेज डिफरेंस होता है tan डेल्टा a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi, एग्जैक्टली वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, जिसमें हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर आपका a1 है, दूसरा वेक्टर आपका a2 है, तो रिजल्टेंट जो दोनों वेक्टर का हो जाएगा वही आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, और ये आपका डेल्टा होता है, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो आपका फाई है। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है क्या है आपका फाई, और रिजल्टेंट का जो फेज डिफरेंस है, फेज कांस्टेंट है, वो डेल्टा है आपका। तो एग्जैक्टली वेक्टर की तरह।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर दो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आपका मूव कर रहे हैं तो दोनों जब मर्ज करते हैं तो फाइनली वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो ज्यादा या कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम में, अब इसमें क्या पूछता है कि अब दो पार्टिकल डिफरेंट पाथ के अलावा मूव कर रहे हैं। मान लिया कि दो पार्ट एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, दोनों यहाँ पर मर्ज करता है, दोनों यहाँ पर मर्ज कर, सिचुएशन आपका चिन्हित रहेगा। तो वो दोनों मर्ज करता है तो रिजल्टेंट एसएचएम का पाथ कैसा होगा, आपसे ये पूछा करता है। तो आप देखिए कि मैंने x इक्वल टू a1 sin ओमेगा t लिया है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने y लिखा है, y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t, मतलब एक आपका x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, दूसरा अपना y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है और दोनों मर्ज किया। तो इसमें आपका याद करना आसान है, आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपका दो पार्टिकल हैं, वो दोनों आपका एसएचएम कर रहे हैं, तो ऐसे आपका अगर जा रहा है तो दोनों जैसे ही यहाँ पर आकर मर्ज करेगा तो इस तरह से वो मूव करने लगा, वो जो है बीचों बीच एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच मूव करने लगा, ऐसे आपका जाएगा और फाइनली दोनों मर्ज कर बीचों बीच आपका मूव करने लगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का हम लोग आपसे पूछता है कि रिजल्टेंट पाथ कैसा हो, दोनों किस पाथ के अलॉन्ग मूव करेंगे, तो रिजल्टेंट विल बी आपका जो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू a2 by a1 into x। स्टेटमेंट आपको याद क्या रखना है, उससे पूछेगा क्या कि रिजल्टेंट पाथ कैसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको टाइप याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो रिजल्टेंट पाथ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि इक्वेशन इस तरह से आता है। एक्चुअली हम लोग निकालते कैसे हैं, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा वो तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टाइम आपका कैंसिल होगा, साइन ओमेगा टी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देखिए, तो अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करें तो आपका y by x इज इक्वल टू a2 by a1 आएगा। अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा y by x इक्वल टू a2 by a1। तो यहां से y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x इंटू a2 by a1। तो इस तरह से आपका y का वैल्यू आएगा। तो स्ट्रेट लाइन हो गया। नेक्स्ट आपका टाइप है x इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, लेकिन y जो है a2 cos ओमेगा t। याद रखिए यहाँ पर sin ओमेगा t, यहाँ पर cos ओमेगा t, मतलब दोनों के में जो फेज है वो सेम नहीं है। मतलब एक अगर मीन पे होगा तो दूसरा अपना एक्सट्रीम पे होगा, वही एक आप x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और दूसरा अपना y एक्सिस के लॉन्ग। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी आप सोच सकते हैं अगर चाह सकते हैं तो, लेकिन सोचने में थोड़ा इसका टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको मैं मर्ज करूं तो होगा क्या कि यहां से मैं sin ओमेगा t का वैल्यू निकालूंगा, यहां से cos ओमेगा t, और फाइनल में आपको हिंट देता हूं, sin ओमेगा t का वैल्यू x by a1 होगा, cos ओमेगा t का वैल्यू आपका y by a2 होगा, और फाइनली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है sin स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसको आप यूज करते हैं तो ये आपका इक्वेशन आएगा जो है आपका इलिप्स का। किसका है? आपका इलिप्स का, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिचुएशन है कि ये आपका फोर्थ टाइप हो गया, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a cos ओमेगा t। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर बस मैंने एम्पलीट्यूड को सेम कर दिया। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो एक्चुअली a1 और a2 इक्वल हुआ, तो इसको आप इस साइड लेकर जा सकते हैं, a हो जाएगा आपका। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आपका होगा, और ऐसा है तो इसे आपका सर्किल हो जाएगा। तो आपको सबको पता है कि इलिप्स और सर्किल दोनों देखने में एक ही जैसे होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इलिप्स में आपका ये साइड और ये साइड अलग होता है, सर्किल में दोनों क्या होता है, एक्स और वाई के लॉन्ग जो लेंथ होता है वो इक्वल रहता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हुआ है कि अगर दोनों का मैं एम्पलीट्यूड ए ले लूं और एक आपका क्या है साइन है, दूसरा आपका कॉस है, तो रिजल्टेंट जो आपका आएगा सर्किल आएगा। तो आपका सर्किल है। जो नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी वो पैराबोला होता है। पैराबोला आपका इस तरह से है कि x इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y इक्वल टू a2 cos 2 ओमेगा t। ध्यान रखना है cos 2 ओमेगा t। फेज डिफरेंस क्या है, लेकिन यहाँ पर 2 ओमेगा है। तो ऐसे दो को आप मर्ज करते हैं तो आपका पैराबोला होता है। सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसी को करना है तो सबको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो cos 2 ओमेगा t है, cos 2 ओमेगा t, उसका जो वैल्यू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा t, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। तो आपको मैंने cos 2 ओमेगा t को sin ओमेगा t में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और sin ओमेगा t का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं x के टर्म में, उसको वहां पर पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। मतलब करना क्या है कि आपको cos 2 ओमेगा t को कन्वर्ट करना है sin स्क्वायर ओमेगा t में, cos 2 ओमेगा t को कन्वर्ट करना है sin स्क्वायर ओमेगा t में, और sin ओमेगा t का वैल्यू यहां से पुट कर दिया है। तो आपका फाइनली याद रखना, आपसे पूछेगा नहीं और डायरेक्ट पूछता है आपसे, ऐसा की क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पाथ कैसा होता है। तो ये 5 टाइप हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इस केस में आपका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा।
तो चलिए अब हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। आपका लास्ट पोर्शन ऑलमोस्ट है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि हम लोग, चलिए एग्जांपल हम लोग पेंडुलम का लेते हैं। पेंडुलम में हम लोग क्या मानते हैं कि अगर हम लोग किसी पेंडुलम को स्विंग कर कर छोड़ दे तो ये जो पेंडुलम है वो हमेशा इतने एम्पलीट्यूड में आपका मूव करते रहेगा। लेकिन इन जनरल आपका क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको टाइम के साथ देखिएगा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड छोटा होते जाता है और धीरे धीरे रुक जाता है, तो उसको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, तो आप इमेजिन कीजिए एक झूले को, ठीक है, पेंडुलम आपका एक झूला की तरह हो गया, तो किसी भी आदमी को उस पर आप बैठाकर अगर एक पुश देते हैं तो होता क्या है कि वो आदमी आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। लेकिन जैसे जैसे ही वो आगे पीछे जाएगा, होता क्या है कि एयर ड्रैग आपका काम करता है। हवा जो है उसको हमेशा एक ऑपोजिट के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको आप समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि जब आप दौड़ते हैं तो आपको हवा पीछे की तरफ धक्का देना चाहता है, आपको पीछे की तरफ रोकना चाहता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है आपका। जैसे ही आदमी को आप झूले बैठाकर पुश करेंगे तो जैसे ही आदमी वो आगे पीछे स्विंग करेगा तो हुआ क्या कि उसको जो एयर ड्रैग है हमेशा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। उसके कारण जो आदमी है अपना एम्पलीट्यूड धीरे धीरे लूज करते जाएगा। जैसे जैसे वो टाइम के साथ वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड लूज होते जाएगा और धीरे धीरे वो रुक जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि अगर मैं एक पेंडुलम को ऐसे अगर स्विंग करवाने की कोशिश करूँ तो पहले इतने एम्पलीट्यूड में जाएगा, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड जो है छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे वो रुक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे आएगा, वो एम्पलीट्यूड उसका धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ऐसे ऐसे रुक जाएगा। सिमिलर चीज़ है आपका यहाँ भी। अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करूँ तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि अगर हम लोग वर्टिकल में एक स्प्रिंग को हैंग कर कर और उसके बाद उसको हम लोग छोड़ दें, उसके बाद हम लोग इसको एक पुश देकर छोड़ दें नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ खींचने के बाद छोड़ने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे पहले तो बड़े एम्पलीट्यूड में अप डाउन करेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कमते रहेगा और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका भी एम्पलीट्यूड क्या होता है, रुकते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, क्योंकि इस पे एयर ड्रैग जो है, हवा जो है उसका एनर्जी को खत्म करते जाएगा धीरे धीरे। तो इसी को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अब इसमें पूछता आपसे क्या है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड किस तरह से घटता है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से की तरह से दिखाने की कोशिश किया है कि एम्पलीट्यूड जो है देखा है कि धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जो एम्पलीट्यूड का घटने का जो तरीका होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। इस फॉर्मूले की आप देखिए, तो जो एम्पलीट्यूड है एक्सपोनेंशियली घटता है आपका, ये जो ग्राफ है आपका एक्सपोनेंशियल होता है, तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली आपका डिक्रीज होते जाता है। जो डिक्रीज होने का तरीका होता है इस तरह से होता है, a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। अब मैंने यहाँ लैम्डा क्यों लिखा है, एक्चुअली ये लैम्डा नहीं होता है। एक्चुअल जो फार्मूला है a इज इक्वल टू, एक्चुअल जो फार्मूला है इसका a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी। लेकिन इसको मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया है, b आपका कॉन्स्टेंट होता है, m आपका बॉडी का मास होता है, तो फाइनली इसको मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया है किसी भी केस के लिए और लैम्डा नाम दे दिया है। अब इसको मैंने लैम्डा क्यों नाम दिया है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप याद रखिए रेडियो एक्टिविटी में आपका इक्वेशन आता था n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और रेडियो एक्टिविटी में हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हुआ करते थे। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए ऐसा फार्मूला लिखा है ताकि आप इसको रेडियो एक्टिविटी से आप मैच करवाने की कोशिश कर सकें। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, जो एम्पलीट्यूड है ये पूछेगा कि एम्पलीट्यूड मान लिया जाए कि 1 सेकंड में आपका आधा हो जाता है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो जाएगा या नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसको हम लोग कैसे डील किया करते थे। तो सॉल्व करने का तरीका आपका ये है कि मान लिया जाए कि एम्पलीट्यूड ए नॉट है t इज इक्वल टू 0 पे, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद आपका आधा हो जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो तरीका होता है ये होता है कि अगर 1 सेकेंड में आधा हो जा रहा है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसका आधा हो जाएगा, जितना अभी हुआ उतना ही नेक्स्ट में हो जाएगा। मतलब ए नॉट का आधा, ए नॉट बाई 2 का आधा ए नॉट बाई 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 सेकेंड में आपसे बात करें तो ए नॉट बाई 8 हो जाएगा, इसका भी ए नॉट बाई 4 का आधा ए नॉट बाई, आप 2 डिवाइड करते रहिएगा हर 1 सेकेंड के बाद। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन में लिख रखा है कि इन इक्वल टाइम इंटरवल एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज टू द सेम फैक्टर। इक्वल टाइम में 1 सेकेंड में आपका आधा होता जाए तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसका आधा हो जाएगा।
तो सेम फैक्टर से आपका डिक्रीज करता है। और इसी के लिए मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि सेम एज रेडियो एक्टिव डिके, ये जो तरीका काम करता है, जो फंक्शन काम करता है, आपको यहाँ से नहीं बल्कि रेडियो एक्टिविटी से आप रिलेट कर क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं कि आधा में ही आपको बनाना है। मान लीजिए कि आपको बोले कि 1 सेकेंड में एम्पलीट्यूड 1/3 हो जा रहा है, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि A0 है आपका अभी 1 सेकेंड में आपका A0/3 हो जा रहा है, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसका 1/3 होता जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यही तरीका होता है कि इसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है, फैक्टर चल रहा है, 1/3 चल रहा है। तो आप बोलेंगे कि अब ये A0/9 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में A0 क्या हो जाएगा 27। तो इस तरह से आपका एम्पलीट्यूड छोटा होते जाएगा। तो हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में इस तरीके से डील करेंगे। आपका लास्ट जो आता है आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन आता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड कम रहा था उसको बढ़ाने का तरीका है। जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन को के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का तरीका है। तो आप इमेजिन कीजिए कि फोर्स्ड ऑसिलेशन कैसे काम करता है, उससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो फिर से हम लोग झूले वाले केस पे आते हैं कि झूले वाले में केस में क्या हो रहा था कि एक आदमी को आप बैठाकर झूले पे आप छोड़िएगा तो धीरे धीरे रुकते जाएगा। तो उसके अगर हम लोग को मोशन को कंटिन्यू रखना है, उसके अगर स्विंग्स को कंटिन्यू रखना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप पीछे खड़े होइएगा और जैसे ही वो आपके पास आएगा आप उस पर एक फोर्स लगाइएगा। पीरियोडिकली आप एक फोर्स बार बार लगाते रहिएगा जब भी वो आपके पास आएगा, राइट। तो इस कारण से क्या होगा कि जितना भी वो एनर्जी लूज करता है उतना एनर्जी आप फिर से उसको पुश कर प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इसमें आपसे क्या पूछता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है, उसका मतलब ये होता है कि इसमें आपसे पूछता क्या है कि आप जैसे ही उसको आप पुश करते हैं तो पुश करने का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को गेन कर सके और रेजोनेंस कंडीशन को गेन कर सके। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे से आप उसको पुश कर रहे हैं, होगा क्या यहाँ पर कि आप मान लीजिए कि वो फ्रेंड जो है 2 सेकेंड्स के इंटरवल पे यहाँ पर आ रहा है आपके पास, एग्जैक्टली यहाँ रहा है। फिर से आप उसको पुश कर रहे हैं, फिर से 2 सेकेंड के बाद यहाँ रहा है, तो हर 2 सेकेंड के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन वही इमेजिन कीजिए कि आप 2 सेकेंड नहीं, जब वो आदमी जो आपका फ्रेंड बीच में ही यहाँ पहुँचा तभी आप उसको धक्का देने लगे, तो उस केस में क्या होगा कि वो आगे गया और जैसे ही यहाँ वहाँ धक्का दे दें। तो ऐसा करने से आप एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, आप इसको एक तरीके से अपोज कर रहे हैं। उसको भी आप आने दीजिए आराम से, फिर उसको आप पुश कीजिए। तो जो आपके फोर्स के अप्लाई करने का जो पीरियड होना चाहिए, अगर वो 2 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में आ रहा है, तो आपको भी 2 सेकेंड वेट करना होगा, आपको इसको यहाँ पहुँचने का वेट करना होगा। उसके बाद आप पुश करेंगे तभी जाकर आपका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमाइज होगा। तो इसमें यही मैंने बोल रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसे चेंज मस्ट बी सेम फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, राइट। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब टाइम पीरियड दोनों एक ही हुआ, टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो आपके जो फोर्स के अप्लाई करने का टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है दोनों क्या होना चाहिए, आपके जो फोर्स के अप्लाई करने का टाइम पीरियड है और जो एसएचएम का टाइम पीरियड है वो दोनों सेम होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली यहाँ पर वेट करना है, फिर उसके साथ फोर्स लगाना है, जैसे वो यहाँ आगे जाए वैसे ही आपको फोर्स लगाना है, नहीं कि बीच में जब वो पीछे की तरफ आ रहा है उसी टाइम पे फोर्स लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेव लाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।